नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिशन एमपीटेड में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आगामी पात्रता परीक्षा एमपीटेड 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुका या बट्रीवा होती है? जन्म के समय नवजात शिशु की रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुका या बट्रीवा होती है? ऑप्शन ए है 26 कशेरुका, बी है 30 कशेरुका, सी है 28 कशेरुका, डी है 25 कशेरुका। तो जन्म के समय नवजात शिशु की रीढ़ की हड्डी में जो कशेरुका होती हैं वो आपकी हो जाएंगी 26, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक श्वसन क्रिया प्रति मिनट खालिस्तान होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक श्वसन क्रिया प्रति मिनट होती है 18 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट। तो श्वसन क्रिया जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक जो होती है वो हो जाएगी आपकी 30 प्रति मिनट होती है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निरीक्षण विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निरीक्षण विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए है योजना, विश्लेषण, व्याख्या, निरीक्षण। तो थर्ड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निरीक्षण विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होगा आपका निरीक्षण हो जाएगा, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रमुख विधि के अंतर्गत आता है? रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है बताना है। ऑप्शन ए है निरीक्षण, बी है व्यक्तिक अध्ययन, सी है प्रक्षेपण अध्ययन, सी है व्यक्तित्व सूची। तो फोर्थ का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रक्षेपण विधि जो है रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण जो है प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उपलब्धि टेस्ट का एक उदाहरण है। उपलब्धि टेस्ट का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए है विदेशी भाषा में बातचीत करना, बी है किसी गणितीय सवाल को हल करना, सी है ऐतिहासिक घटना की व्याख्या करना, डी है दिए गए सभी विकल्प। तो उपलब्धि टेस्ट का जो उदाहरण होगा वो सभी हो जाएंगे, विदेशी भाषा में बातचीत करना, किसी गणितीय गणना को सवाल को हल करना और ऐतिहासिक घटना की व्याख्या करना, इसलिए दिए हुए सही विकल्प हमारे करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सीसीई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। सीसीई इसका फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है। ऑप्शन ए है यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ऑप्शन बी है यह शिक्षार्थियों के बीच दबाव को कम करता है, ऑप्शन सी है यह अंक के बदले ग्रेड का इस्तेमाल करता है, ऑप्शन डी है इससे शिक्षकों का बोझ बढ़ता है। तो असत्य कथन का चयन करना है ना। तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सीसीई जो है यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये बात सत्य है, और यह शिक्षार्थियों की दबाव को कम करता है, ये भी सत्य है, और यह अंक के बदले ग्रेड का इस्तेमाल करता है। तो इसलिए इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ता है, ये ऐसा नहीं है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक के रूप में आप अपना कार्य कैसे करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप अपना कार्य कैसे करेंगे बताना है। ऑप्शन ए है आप छात्रों को पढ़ाने के लिए उन्हें घर आने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी है आप अध्यापन की क्रिया का पालन सिर्फ विद्यालय में करेंगे, ऑप्शन सी है आप छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देंगे, और ऑप्शन डी है आप छात्रों के गुण और दोष को जानने का प्रयास करेंगे। तो 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देंगे, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास चरण तीव्र वृद्धि और विकास को दर्शाता है। विकास चरण तीव्र वृद्धि और विकास को दर्शाता है, ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था, बी है युवा वयस्क, सी है शैशव और डी है पूर्व बाल्यावस्था। विकास चरण तीव्र वृद्धि और विकास को कौन दर्शाता है बताना है। तो शैशव अवस्था जो है वो विकास चरण तीव्र वृद्धि और विकास को दर्शाता है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में
डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में आमतौर पर मध्यम से गंभीर बौद्धिक अक्षमता होती है जिससे औसत दर्जे का आईक्यू शामिल होता है। ऑप्शन ए है 45 से 50, बी है 55 से 60, सी है 35 से 55 और डी है 25 से 35। तो नाइन्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में आमतौर पर जो है मध्यम मध्यम से गंभीर बौद्धिक अक्षमता होती है जिससे औसत दर्जे का आईक्यू जो होगा 35 से 55 होगा, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है नकारात्मक तनाव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। नकारात्मक तनाव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है यूस्ट्रेस, बी है पीड़ा, सी है अवसाद, डी है बेचैनी। तो 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नकारात्मक तनाव को जो है पीड़ा के रूप में जाना जाता है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है एक आंशिक रूप से हो रही क्रिया जो हमें संपूर्ण रूप से टुकड़ों की एक श्रृंखला की व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। जब संवेदी डेटा अधूरा होता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है अनुभूति, बी है धारणा, सी है आदर्श बनाना और डी है अनुभूति। तो 11th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुभूति। 11th का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए है शिशुओं में आकार और आकार की स्थिरता देखी गई है, बी है शिशुओं में पहचान की धारणा बहुत अच्छी होती है, सी है गहराई का बोध पहले से ही होता है और डी है पहले 8 हफ्तों के लिए बच्चा फ्लैश लाइट जैसे साधारणतः उत्तेजन दर्शनों पर ध्यान देता है। तो 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिशुओं में पहचान की धारणा बहुत अच्छी होती है ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत कथन होगा। तो बी है, इसलिए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है पढ़ाने से लेकर सीखने तक इस पर जोर दिया जा सकता है। पढ़ाने से लेकर सीखने तक इस पर जोर दिया जा सकता है। ऑप्शन ए है परीक्षा परिणाम पर फोकस, बी है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, सी है रोट लर्निंग रट कर सीखने को बढ़ावा देना, डी है फ्रंटल टीचिंग को अपनाना। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना पढ़ाने से लेकर सीखने तक पर इस पर जोर दिया जा सकता है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। ऑप्शन ए कक्षा में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बी है छात्रों को सामाजिक समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम होना चाहिए, ऑप्शन सी है जिज्ञासा का संबंध विद्यार्थियों के जन्मजात प्रभाव से नहीं बल्कि उसका पोषण होना चाहिए, ऑप्शन डी है छात्रों की निगरानी की जानी चाहिए और कक्षा में उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए। तो जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा का सत्य कथन जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छात्रों को सामाजिक समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है स्कूल में शिक्षा के प्रभावी होने के लिए ऑप्शन ए है अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए, बी है शिक्षक को विरोधी होना चाहिए, सी है घर का वातावरण अत्यंत उदार होना चाहिए और डी है छात्र को अत्यंत अनुशासित और बुद्धिमान होना चाहिए। स्कूल शिक्षा में प्रभावी होने के लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है गर्भावस्था के 9 महीने के दौरान सामान्य गर्भ का वजन कितना होता है। गर्भावस्था के दौरान 9 महीने के सामान्य गर्भ का वजन कितना होता है बताना है। ऑप्शन ए है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 1.5 किलोग्राम मतलब 1.5 किलोग्राम। तो 9 महीने के दौरान गर्भ में वजन कितना होता है बताना है। 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 kg वजन होता है गर्भ के 9 महीनों के दौरान, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है मानसिक रूप से मंद बच्चों की देखभाल मंद बच्चों की याददाश्त और सीखने में सुधार के लिए हमें चाहिए। मानसिक रूप से मंद बच्चों की याददाश्त और सीखने में सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए बताना है। ऑप्शन ए है अमूर्त तरीके से अवधारणा को प्रस्तुत करें, बी है एक समय में अवधारणा का एक तत्व प्रस्तुत करें, सी है सुस्त दोहराव का प्रयोग करें
ऑप्शन डी है एक समय में अवधारणा का एक तत्व प्रस्तुत करें। तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक समय में अवधारणा का एक तत्व प्रस्तुत करें, जिससे मानसिक रूप से मंद बच्चों की याददाश्त और सीखने में सुधार हमें मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह देखा गया है कि जो भी एक प्रकार की बाध्यता का कारण बनता है वह अन्य प्रकार की बाध्यता का कारण बनता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में यह सत्य हो जाता है? पहला है जहां बीमारी या आघात भी गंभीर है। बी है जहां बाध्यता उम्र बढ़ने के कारण हो रही है। सही कोड का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना ही दो। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ही जो है सत्य हैं, जहां बीमारी या आघात गंभीर है, और दूसरा है जहां बाध्यता उम्र बढ़ने के कारण होती है, इसलिए सी हमारा 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बच्चे के किस प्रकार के श्रवण वाचन के क्षति का संकेत देती है? पहला है कान में दर्द, दूसरा है कक्षा में अनुदेशों को बार बार दोहराने कहना, सी है जब कोई बच्चे से बोलता है तब समस्या होना। तो सही कोड का चयन करना है। यहाँ पर भी ऑप्शन ए है एक और दो केवल, ऑप्शन बी है एक और तीन केवल, और ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा केवल, ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीनों। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला कान में दर्द, कक्षा में अनुदेशों को बार बार दोहराने कहना, और जब कोई पीछे से बोलता है तब समस्या होना, इसलिए डी हमारा यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, धीमे शिक्षार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला है इन कक्षाओं को शिक्षार्थियों के लिए कठिनाई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवस्थित किया जाना चाहिए। दूसरा है इन कक्षाओं को कक्षा की औसत गति से मेल खाने में मदद करने के लिए सुव्यवस्थित करना चाहिए। सही कोड का चयन करना है। यहाँ पर भी ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो धीमे शिक्षार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक समाजीकरण की अवधि निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू होती है? प्राथमिक समाजीकरण की अवधि निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू होती है बताना है। ऑप्शन ए है दुनिया में बच्चे का आगमन, बी है जब बच्चा बात करना शुरू करता है, सी है जब बच्चा बातचीत के संकेत दिखाना शुरू कर देता है, ऑप्शन डी है जब एक बच्चा उम्र तक पहुंच जाता है जब उसे स्कूल भेजा जा सकता है। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण की अवधि जो होगी आपकी दुनिया में बच्चे का आगमन के साथ शुरू होती है, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठोस परिचालन चरण में बच्चे परिपक्व व्यक्तियों की तरह अधिक सोचने लगते हैं और शायद ही कभी खलिस्तान में विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए है तार्किक संचालन और अमूर्त विचार, बी है सिद्धांतवाद और तर्कवाद, सी है तार्किक संचालन और अहंकार केंद्रवाद, डी है जीववाद और अहंकार केंद्रवाद। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस परिचालन चरण में बच्चे परिपक्व व्यक्तियों की तरह अधिक सोचने लगते हैं और शायद ही कभी यहाँ पर आएगा आपका जीववाद, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा अहंकार केंद्रवाद में विश्वास करते हैं, इसलिए डी हमारा यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, काजल बैडमिंटन सीखना चाहती है लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह टेबल टेनिस सीखे। यह पाया गया है कि जब वह बैडमिंटन की कोशिश करती है तो वह उत्कृष्ट होती है, लेकिन जब टेबल टेनिस में विफल हो जाती है। इसे थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए है बहुप्रतिक्रिया नियम, बी है आंशिक क्रिया का नियम, सी है तत्परता के नियम, डी है असात्मीकरण का नियम। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्परता का नियम, इसलिए सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्री अरविंदो के अनुसार प्रत्येक बच्चा एक ऑप्शन ए है अन्वेषक है, बी है खाली स्लेट है, सी है अनंत बुद्धिमान है, डी है शिक्षक है।
तो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्वेषक है। श्री अरविंदो के अनुसार प्रत्येक बच्चा क्या है, एक अन्वेषक है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुकारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। बहुकारक सिद्धांत बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए है चार्ल्स स्पीयरमैन, बी है एल थर्स्टन, सी है जेपी गिलफोर्ड, डी है रॉबर्ट स्टेनबर्ग। तो बहुकारक सिद्धांत जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेपी गिलफोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिलब्धि की अवधारणा तैयार की। बुद्धिलब्धि की अवधारणा तैयार की है, क्वेश्चन को समझना है। बुद्धिलब्धि की अवधारणा किसने तैयार की है ना, ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए विलियम स्टन, बी है चार्ल्स स्पीयरमैन, सी है जेपी गिलफोर्ड और डी है जेपी दास। तो जो बुद्धिलब्धि की अवधारणा तैयार की है वो हो जाएंगे आपके विलियम स्टन। विलियम स्टन ने जो है बुद्धिलब्धि की अवधारणा तैयार की है, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, आत्ममूल्य की भावना विकसित करने की आवश्यकता मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के मॉडल के निम्नलिखित में से किस चरण द्वारा दर्शाई जाती है। ऑप्शन ए है सुरक्षा की आवश्यकता, बी है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, सी है सम्मान की आवश्यकता, डी है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्मान की आवश्यकता जो है मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के मॉडल के सम्मान की आवश्यकता चरण द्वारा दर्शाई जा सकती है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक धीमी गति वाला अधिगमकर्ता सीखने की क्रिया जब शुरू करता है तब उसे मिश्रित प्रकार के शिक्षार्थियों से समझौता करने वाले एक सहकर्मी समूह पीयर ग्रुप में रखा जाता है। यह एक प्रकार का सहयोगी सामाजिक अधिगम है और यह वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के किस पहलू को इंगित करता है। ऑप्शन ए है निकट विकास का क्षेत्र, बी है सामाजिक विकास का क्षेत्र, सी है अधिगम विकास का क्षेत्र और डी है संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट विकास का क्षेत्र, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, मिश्रित तंत्रिका को किस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है रिले, बी है पहला है रिले, बी है दूसरा है रिप्ले। तो ऑप्शन ए है, यहाँ भी सही कोड का चयन करना है, केवल पहला सही है। ऑप्शन बी है केवल दूसरा सही है। ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है और डी है ना तो एक ना ही दो। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल पहला सही है रिले। मिश्रित तंत्रिका को जो है रिले के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 30 है, भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है जो कहलाती हैं। भ्रूण यानी आप समझ गए होंगे गर्भ, स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है जो कहलाती है। ऑप्शन ए बाह्य त्वचा, मध्यजन स्तर और अंतर्जन स्तर, बी है सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बाह्य प्रणाली और सी है पूर्व रूढ़िगत और स्तंभ रूढ़िगत और डी है चर्म, बाह्य त्वचा, अधिचर्म और अंतस्तंभ त्वचा अंतर्म। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाह्य त्वचा, मध्यजन स्तर और अंतर्जन स्तर जो है भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है, वे होंगी आपकी मध्य त्वचा, मध्यजन स्तर, अंतर्जन स्तर। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा एमपी-टेट वर्ग 3 की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर सकें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में और ग्रुपों में शेयर करें ताकि वो भी जो है आगामी पात्रता परीक्षा एमपी-टेट 2026 की तैयारी अच्छे से कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।